बीए सेकेंड ईयर में आज हम आपको जापान के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से अधिकार जापान के नागरिकों को प्राप्त हैं। अधिकार जिसके बारे में आप जानते हैं कि अधिकार व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, सर्वोपरि होते हैं। बिना अधिकारों के व्यक्ति का विकास नहीं होता है। अधिकार व्यक्ति की मांग होती है और जब व्यक्ति की मांग को राज्य या सरकार स्वीकार कर लेती है तो अधिकार कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तो अधिकार व्यक्ति की मांग होती है। जब समाज से कोई मांग उठती है, पैदा होती है और राज्य या सरकार उसको स्वीकार कर लेती है तो वो मांग अधिकार बन जाती है। तो कौन कौन से अधिकार जापान की जनता को प्राप्त हैं उनके बारे में आज हम विचार करते हैं। जापान जो आपको पता है एक सूर्य उदय का देश रहा है और यहाँ अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। जैसे अपने भारत के संविधान में अधिकारों की व्यवस्था है वैसे यहाँ भी अधिकारों की व्यवस्था है। यहाँ का जो पहले वाला संविधान था, मैजिनी संविधान था, वहां तो बहुत कम अधिकारों की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो नया संविधान है जिसका नाम है सोवा संविधान, सोवा संविधान में अधिकारों की विस्तृत व्यवस्था की गई है। ये जो नया संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ उसमें अनुच्छेद 10 से लेकर के अनुच्छेद 40 तक ये अधिकार काफी विस्तृत हैं, व्यापक हैं। जैसे भारतीय जनता के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है ऐसे ही जापान में भी अधिकारों की व्यवस्था की गई है और बहुत सरल है। बहुत महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं उनमें कौन कौन से अधिकार आते हैं तो यहाँ लगभग वही है जैसे भारत में है, स्वतंत्रता के, समानता के, शिक्षा के, व्यवसाय के और अपने रोजगार के, धर्म के, ये लगभग जैसे अपने देश में है ना वैसे ही वहाँ जापान में भी हैं। तो ये अधिकार हैं, राइट्स हैं वहाँ की जनता के लिए कौन कौन से हैं। उसमें पहला अधिकार आता है वह है अनुच्छेद 14 में जिसका वर्णन है वह है समानता का अधिकार। देखो आपको पता होगा भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 14 में समानता की बात है और यहाँ जापान के संविधान में भी 14 में ही है। तो 14 में समानता की व्यवस्था है जिसका वर्णन ये किया गया है कि समान है, धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक सब कानून की दृष्टि में समान माने जाएंगे। ये व्यवस्था संविधान में की गई है। तो वहाँ क्या व्यवस्था है, समानता का अधिकार है। सब व्यक्ति कैसे हैं, इक्वल हैं, समान हैं। तो ये इक्वालिटी है, वहां पर समानता है। दूसरी है लिबर्टी का अधिकार, राइट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आ जाती हैं, आपको भी पता है। स्वतंत्रता में तो संगठन बनाना है, संघ और समुदाय की भी है और भ्रमण की भी है, यात्रा की भी है, ये व्यवसाय की भी है, रोजगार की भी है। ये सब स्वतंत्रताएं होती हैं और ये स्वतंत्रताएं जैसे अपने भारतीयों को प्राप्त है ऐसे वहाँ जापान में भी प्राप्त है। तो स्वतंत्रता का अधिकार वहां दिया गया है। एक अधिकार वहां राजनीतिक अधिकार भी है। राजनीतिक अधिकार से मतलब यहाँ ये है कि व्यक्ति को वोट डालने का और चुनाव लड़ने का, प्रचार प्रसार करने का, प्रार्थना पत्र देने का ये अधिकार है। अपने संविधान में नहीं है, ये इस रूप में नहीं है जिस रूप में यहाँ जापान में है राजनीतिक अधिकार। तो यह राजनीतिक अधिकार दिया गया है और राजनीतिक अधिकार से मतलब है कि राजनीति में भाग लेने का अधिकार है पूरी तरीका से, जिसमें वोट डालना व्यस्क मत अधिकार है, चुनाव लड़ना और प्रत्याशियों के लिए अपनी चुनाव में खड़े होने पर वोट डालना, ये सारी बातें वहाँ हैं। आगे आ जाते हैं वहाँ पर व्यवसाय की और संपत्ति के अधिकार की बात आती है कि वहाँ व्यवसाय करने का अधिकार है। व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है और अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, बनाए रख सकता है, अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है। तो ये संपत्ति का अधिकार वहाँ है, अपने भारत में भी था, लेकिन आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार अब भारत में से समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं है। तो जापान के संविधान में संपत्ति का अधिकार है। आगे है नागरिकता छोड़ने का अधिकार। नागरिकता, सिटिलाइजेशन जिसको कहते हैं, नागरिकता जिसको कहते हैं, वो छोड़ सकता है व्यक्ति, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, अपना सकता है। तो ये अधिकार भी वहाँ है कि नागरिकता परित्याग की जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। एक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब आप जानते हैं धर्म व्यक्ति का निजी मामला होता है। धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है,
कोई संस्था, कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। धर्म के मामले में व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी का भी प्रचार कर सकता है, किसी का भी परित्याग कर सकता है। तो धर्म के मामले में खुली छूट है। और जैसे कि आपको विशेषता में भी बताया था, जो जापान देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है, भारत की तरह ही धर्म निरपेक्षता की वहाँ व्यवस्था की गई है। जब वहाँ धर्म निरपेक्षता है तो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता तो होगी ही, सीधी सी बात है। तो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म की दृष्टि से सब व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी राज्य सरकार का निजी धर्म नहीं है, व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई सा भी धर्म अपना सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उस धर्म के लिए व्यवस्था कर सकता है, और कोई भी उसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। धर्म की संपत्ति पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो धर्म सर्वोपरि होता है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला होता है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अंत्यकरण की स्वतंत्रता वहाँ है, जैसे भारत में है अंत्यकरण की। हम अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, यही व्यवस्था वहाँ है। ये व्यवस्था वहाँ भी है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकता है। वैसे वहाँ हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म भी है, बौद्ध धर्म के भी लोग हैं, हिंदू लोग भी है वहाँ पर, एक तरीका से चीनी लोग भी है वहाँ पर। वहाँ तो ये एक वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। एक आ जाता है वहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो अपने देश में भी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध से मतलब यही है कि अत्याचार नहीं किए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति से जो कार्य करने में सक्षम नहीं है उससे कार्य नहीं करा सकते हैं, और जबरदस्ती कार्य नहीं लिया जा सकता है किसी से। तो शोषण नहीं किया जा सकता है, शोषण जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं। तो शोषण को रोक दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो शोषण पर भी रोक है वहाँ पर। और अधिकार कौन से आते हैं वहाँ पर? आता है एक शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा व्यक्ति के लिए आपको पता है जरूरी है, शिक्षा से ही व्यक्ति का विकास भी होता है। शिक्षा सर्वोपरि तत्व में गिनती होती है। तो आपको पता है जापान एक शिक्षित देशों में गिनती होती है जापान की, और वहाँ तकनीक भी बहुत अच्छी है, हर बच्चा वहाँ टेक्निकल नॉलेज रखता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, और एक अधिकार और भी है, वो है पारिवारिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने यानी अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना है, परिवार को बनाए रखना, बसाना, ये जो है ना, अपने समान लिंग से विवाह करना, ये सारी बातें वहाँ स्वतंत्रता के रूप में, अधिकार के रूप में उपलब्ध है। तो ये अधिकार हमने देखे। एक बार और उन पर विचार करते हैं कि जापान में भारतीय संविधान की तरह नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। पहले तो नहीं थे, मैजिनी जो संविधान था उस समय नहीं थी या कम थी, लेकिन आज जो नया संविधान है उसमें मूल अधिकारों की व्यवस्था है। अधिकार मतलब मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार है जो वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, मूल अधिकार। जैसे अपने भारत में है वैसे वहाँ भी है, और ये वर्णित है 10 से लेकर के 40 तक वर्णन है। समानता में सब तरह की समानता है, धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग, भेद समाप्त है। कानून की दृष्टि में सब समान है, कोई अंतर नहीं, सब स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं, व्यवसाय चला सकते हैं, कोई कहीं भी रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है। ये सब बातें वहाँ स्वतंत्रता की स्पष्ट हो रही हैं। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की है, लिखने की है, कार्य करने की है, ये सब स्वतंत्रता है। और देखो ये है अगला है संपत्ति की स्वतंत्रता या व्यवसाय की स्वतंत्रता। फिर है नागरिकता छोड़ने का भी अधिकार है, व्यक्ति नागरिकता छोड़ सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी से कोई भी धार्मिक का आयोजन कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है धर्म का। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, आपको भी पता है। आस्तिक होना, नास्तिक होना व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो किस संप्रदाय से जुड़ता है, किस धर्म से जुड़ता है। शोषण नहीं किया जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार वहाँ जनता को दिया गया है। भारत में भी है, पारिवारिक स्वतंत्रता है, और एक स्वतंत्रता है शिक्षा की स्वतंत्रता। तो ये अधिकार वहाँ जनता को प्राप्त हैं कि कौन कौन सी बातें वहाँ संविधान में दी गई हैं। बहुत सरल है ये बातें, पॉइंट रूप में जब आपको याद हो जाएंगे तो ये अधिकार, वैसे जब आपको भारतीय अधिकार याद है तो वो सब बातें यहाँ हैं, वही की वही बिंदु हैं, लगभग एक आध बिंदु। जैसे राजनीतिक अधिकार है, ये भारत में जैसे नहीं है, पर राजनीतिक अधिकार की अब बात कर रहे हैं तो वहाँ वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, प्रार्थना पत्र देने का, सरकारी कार्य में भाग लेने का, ये सब बातें वहाँ आ जाती हैं। तो ये राजनीतिक अधिकार भी वहाँ पर प्राप्त है। तो ये अधिकार हैं
जो बहुत सरल शब्दों में आपको हमने समझाए। मूल अधिकारों की व्यवस्था वहाँ की गई है, समानता की व्यवस्था की गई है, और ये बहुत सरल भी है। आ भी जाता है प्रश्न, जापान के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जापान पर प्रश्न बनता है ना विद्यार्थियों, तो वो बनता है डाइट पर, जो अब हम आगे की वीडियो में लेंगे डाइट। और डाइट पर प्रश्न ये हमारा कन्फर्म होता है कि डाइट क्या है, कैसी रचना होती है, कौन से उसके कार्य होते हैं, ये सब डाइट में आती हैं। तो वो अगली वीडियो में